हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फाइनली आज स्टार्ट कर देते हैं हम ट्वेल्थ का हमारा बढ़िया सा लेक्चर। बहुत कमेंट आए यार, बहुत कमेंट आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलो हम लेकर आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर ये 2 पेज का नोट्स जो इस लेक्चर से रिलेटेड है उसका लिंक है। ये इसका फोटो है फेसबुक पर हमारा एक पेज है, उसका लिंक है। सबसे पहले तो आप जाइए वहां से ये 2 पेज अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए। इस पे जो चीजें लिखी हुई है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पे के न्यूमेरिकल खुद से ट्राई कीजिए, और उसके बाद अगर बनते नहीं है तो यहाँ पर आइए, हम बढ़िया से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है और लेक्चर मैंने पूरा अच्छी तरह से डिजाइन किया है। और जो बुक्स हमने यूज किए हैं वो है डीसी पांडे, कोटा स्टडी मटेरियल। अब कौन सा वो नाम नहीं ले सकते इट इज इलीगल। और उसके बाद हमने एनसीईआरटी के बुक रेफर किए हैं। फिर और हमारे एससी वर्मा जी के ये सारे बुक रेफर करके नीट जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी लेक्चर सीरीज यहाँ से हम जनरेट करेंगे। ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं और जल्दी हम शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको इतना सिंपल बना दूंगा ना बच्चों, बहुत हार्ड लगता था ये चैप्टर मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ में, तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। तो बात है बच्चों 1820 की। अभी क्या चल रहा है 2020, ठीक है ना। तो 1820 में एक साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, जिसका नाम था ओरियस्टेट। तो इन साइंटिस्ट ने एक इफेक्ट डिस्कवर किया जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो डिस्कवरी होती है ना बच्चों, ये एकदम से नहीं होती। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवरी हो गई, नोबेल प्राइज मिल गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्ट करने के बाद डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था उनका कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में अगर आप मैग्नेटिक नीडल रख दोगे तो वो मैग्नेटिक नीडल डिस्कवर हो रही थी, सॉरी डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। ठीक है। तो 1820 में ओरियस्टेड ने डिस्कवर कर लिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है। तो अब इसके बाद साइंटिस्ट ने दिमाग लगाना शुरू किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है करंट जाने वाले वायर से, मतलब अगर करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, मींस इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट कै में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। ये सारी डिस्कवरी किसके नाम पर है? ओरियस्टेड। और उसका एक सेपरेट चैप्टर है अपने ही सिलेबस में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक यूनिट बन जाएगा एक। और इसके बाद आप कौन से चैप्टर पढ़ने? एसी करंट्स और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ये अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपको समझेगा, और ये दोनों समझ गए तो ये समझेगा। ठीक है। तो ये 3 चैप्टर पे एक 5 से 6 एमसीक्यू नीट एग्जाम में आते हैं। जेडबलई में भी बहुत सारे इसके एमसीक्यू आते हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू किया। तो बात है बच्चों 1820 की। 1820 में ओरियस्टेड ने क्या किया? ओरियस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया। इसका मीनिंग क्या था बच्चों? कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो उसके 11 साल बाद, इसके 11 ही साल बाद 1831 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फैराडे। तो फैराडे ने इसका रिवर्स किया बच्चों। उन्होंने क्या किया? मैग्नेट से मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब कैसे जनरेट हुई, कितनी जनरेट हुई, उसकी डायरेक्शन क्या थी, क्या क्या फैक्टर पे वो डिपेंड है, ये सारी चीजों के लिए जो चैप्टर है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जो पहले आ रहा है ना बच्चों, वो प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है ना। मतलब जो फर्स्ट हमने लिया है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है मैग्नेटिक फील्ड से। और यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मींस हमें जनरेट करना है मैग्नेटिक फील्ड किससे? इलेक्ट्रिसिटी से।
ठीक है, तो ये कुछ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। 1820 में ओरियस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की करंट कैरिंग वायर से, और 1831 में फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की इलेक्ट्रिसिटी से, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और पैर से इसे ईएमआई भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्टकट का फैशन है ना आजकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब हमें बेसिकली क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिक करंट, और यूज किसका करना है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आउटपुट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट, और इनपुट क्या होगा आपका, इनपुट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा इसका हिस्ट्री है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, सभी को समझ में आना जरूरी है, इसलिए बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। हेडिंग लगा लो, बेसिक रिलेटेड टू ईएमआई, बेसिक्स ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, बेसिक्स ऑफ ईएमआई। तो इसकी शुरुआत में हमें, इसकी स्टार्टिंग होगी बच्चों, सिंपल सी एक डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये जो फील्ड लाइन का कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट दिया था फैराडे ने। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट किसने दिया था, फैराडे ने। इसका क्या कहना था, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग रीजन में जितने स्पेस में मैग्नेट का इफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के पिक्टोरियल या पिक्टोरियल, जो कहना है कहिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने कुछ लाइन असाइन किए, उस लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस। तो सादी सादी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ये होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है ना, मैग्नेट को दो पोल होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के दो पोल में कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो सिमिलर पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर ढकलते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और हम ये दो पोल सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसके डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, ये सब आएगा मैग्नेटिज्म में। तो इमेजिन करो, मैग्नेटिक पोल सेपरेट नहीं कर सकते, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिन करो हमने एक नॉर्थ पोल कुछ इस तरह से यहाँ पर इस रीजन में रखा है, तो ये मैग्नेट के सराउंडिंग का जो स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये सब बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, तो कहां तक का स्पेस, इन विच इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज प्रेजेंट, जितने स्पेस में मैग्नेट का इफेक्ट प्रेजेंट होगा, उस फील्ड को, उस स्पेस को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, और उसकी हम डेफिनेशन बना रहे हैं, उसका लॉजिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देख लो बच्चों, ये नॉर्थ पोल को, ये नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कुछ इसको इस तरह से रिपेल करेगा, और ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा, कुछ इस पाथ पे ये मूव होगा, और इंटरनली कुछ इस पाथ पे ये मूव होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना बच्चों, ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। मैग्नेटिज्म में बहुत अच्छे से देखेंगे, सिर्फ ये एक वर्ड आपको इसका डर न लगे इसलिए इसका मैं फील दिला रहा हूं आपको। तो ये जो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। द पाथ अलोंग विच, इसकी डेफिनेशन फटाफट लिख लो, कॉपी और पेन निकाल ली होगी आपने। द पाथ अलोंग विच, द पाथ, ऐसा पाथ अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स। अब नॉर्थ पोल बनाने आता क्या बच्चों, नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। द पाथ अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स, यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या पता चलता है, अगर आप लाइंस ज्यादा ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कम ड्रॉ करोगे तो, इसका भी हम देख लेंगे बच्चों। फटाफट क्या करो, आप पॉज करके ये सारी चीजें नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आपको पता लगेगा थोड़ा सा। अगर समझो फिर से ये बेसिक चीजें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल होता है बी, इसका बताऊंगा मैं क्या होता है, सिर्फ आप इतना याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बच्चों, ई, पता होगा आपको, ठीक है ना, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, इसको देखेंगे डिटेल में, नो प्रॉब्लम, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कुछ इस तरह से इसके लाइंस होंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लाइंस ऐसे दूर दूर होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है,
यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये कुछ इस तरह से लाइन होंगे ऐसे, ठीक है। और एक चीज याद रखो, ये मैग्नेटिज्म में फिर से आएगा, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस कैसा है, क्राउडेड है, तो यहाँ की फील्ड कैसा होगी, स्ट्रांग होगी, कैसा होगी, स्ट्रांग होगी। और यहाँ की फील्ड कैसा होगी, वीक होगी, कैसा होगी, वीक होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, outside the magnet and towards the south pole, outside the magnet, outside the magnet। और इनसाइड इसके अपोज होता है। हमने देखा ना अभी कुछ इस तरह से कंडीशन थी, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो लाइन कुछ इस तरह से आ रही थी, तो ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होता है नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल के तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड साउथ पोल से अवे और नॉर्थ पोल के टूवर्ड्स, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थे, फटाफट आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैग्नेटिज्म में ये बहुत डिटेल में आएगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब ये जो चैप्टर की जान है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझने के लिए इसका जो सिंबल होता है ना बच्चों, वो होता है फाई, लेकिन एनसीईआरटी में फाई बी कहते हैं इसे, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। बी मींस इट इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, जैसा ई इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा बी इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। बताऊंगा मैं बी का मीनिंग क्या होता है। तो फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये होता है फाई, PHI, फाई, फाई, इसे क्या कहते हैं, फाई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मली, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। इमेजिन करो सपोज दिस इज आवर मैग्नेट, ओके, ये साउथ पोल है बच्चों, ये नॉर्थ पोल है। तो इस मैग्नेट से क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से लाइन इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से कुछ लाइन इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके इनसाइड भी होता है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा कुछ एरिया कंसीडर किया, ठीक है। इमेजिन करो कुछ इस तरह का एरिया है। अब ये जो लाइन इंटर हो रहे हैं अंदर, तो ये परपेंडिकुलर है बच्चों, इसको अब परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता, देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो ये लाइंस जो है एरिया को परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस एरिया में से कितने लाइन पास हो रहे हैं, दो। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है 2। अब उसका यूनिट होता है, देखेंगे, अभी तो गड़बड़ मत कीजिए आप, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका एरिया कुछ इस तरह से बढ़ा दिया, ये कॉइल अब मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो इसमें से अब कितने लाइंस पास हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इसे 2 कह देता हूं मैं, 4 इसे 1 कहता हूं। ये पहली कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। तो सिंपल बच्चों, जो कॉइल होती है ना, कॉइल मतलब क्या होता है, क्लोज पाथ, करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू क्लोज पाथ। तो ऐसा अगर आप लोगे तो ये कॉइल नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट द कॉइल, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो करंट फ्लो होने के लिए एक क्लोज वायर होना जरूरी है, क्लोज वायर होना जरूरी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉइल। घबराने की कोई बात नहीं। तो ये जो कॉइल है और ये जो कॉइल है, इस कॉइल में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दो। तो इसका फ्लक्स कितना है, 2। यूनिट बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी। इस कॉइल में से कितने लाइन पास हो रहे हैं, 4। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 4, ठीक है। अभी इतने को आप क्या करो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद बच्चों इमेजिन करो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। हेडिंग लगा लो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज अगर बल्क में फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके यूनिट की वैल्यू हम पता करते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। वेक्टर बी, वेक्टर क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, बेसिकली सिंपल, मैग्नेटिक इंडक्शन इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड।
मतलब इमेजिन करो ये टोटल एरिया इसका कुछ इस तरह से, इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, और इसमें से टोटल कितने लाइंस पास हो रहे हैं परपेंडिकुलर, 100 लाइंस पास हो रहे हैं। कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 100 लाइन पास हो रहे हैं। तो बच्चों इसका मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 100 लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 10, तो ये 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 10। तो बच्चों एक चीज याद रखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, डब्ल्यू बी, वेबर, ठीक है ना, उसका सिंबल डब्ल्यू बी होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये वेबर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम कहते हैं टेस्ला। टेस्ला पता है ना कौन थे, एडिसन के कलीग, ठीक है ना, वो लंबी स्टोरी है, बाद में डिस्कस करेंगे उसकी। वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। एसी करंट की डिस्कवरी किसने की, टेस्ला ने की, टेस्ला ने। एडिसन ने तो डीसी करंट की डिस्कवरी की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी डीसी करंट जनरेट करने की, लेकिन उसको अपोज किया टेस्ला ने। अगर टेस्ला नहीं होते तो करंट बहुत महंगा होता बच्चों, ठीक है। तो करंट आपको इतना जो सस्ता मिल रहा है अभी भी आपको महंगा लगता है ना, तो अगर टेस्ला नहीं होते, एडिसन होते, तो आपका लाइट बिल लगभग 2 से 3 लाख रुपए आता, ठीक है ना, डीसी करंट आप यूज कर रहे होते, ठीक है, वो अलग कहानी है, देखेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है ना बच्चों, वो क्या है, टेस्ला, दैट इज टेस्ला। और इसका ऐसा यूनिट टेस्ला है, और सीजीएस यूनिट जो है ना बच्चों, वो है गॉस, GUASS। गॉस भी एक साइंटिस्ट थे बच्चों, ग्रेट साइंटिस्ट, गॉसेस थ्योरम वगैरह है, आपको देखेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला, और सीजीएस यूनिट बच्चों, सीजीएस यूनिट गॉस है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, टेस्ला है। तो एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ठीक है। ये चीजें आप फटाफट नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, बहुत सारी चीजें देखनी है हमें। हो गया, चलो ठीक है। अब हम फिर से आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर, मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है ना बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है फाई बी, ठीक है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसे डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला, अब हमने अभी मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था बी, तो बी क्या होता है बच्चों, फाई डिवाइडेड बाय ए, फाई डिवाइडेड बाय ए। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए, पढ़ेंगे अभी, टेंशन मत लो। तो अभी यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, लाइंस इसको परपेंडिकुलर होना जरूरी है। जो लाइंस होते थे ना हमारे, मैग्नेटिक लाइंस शुड बी परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द कॉइल, ऐसा जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद बी का यूनिट क्या होता है बच्चों, टेस्ला, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाई का यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसे ही हम कहते हैं वेबर, इसे हम क्या कहते हैं, वेबर। अब इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, टेस्ला का सीजीएस क्या होता है, गॉस, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसे हम कहते हैं मैक्सवेल, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल। बेसिक बेसिक सी चीजें आपको मेमोराइज करनी होगी ये सारी। मैक्सवेल का सिंबल होता है mx, और वेबर का सिंबल होता है WB, ठीक है ना। टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर या मैक्सवेल, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल। ये कौन सा यूनिट है इसका, सीजीएस, किसका, फाई का। और ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट या MKS यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं ये फाइंड आउट करते हैं। तो 1 वेबर इज इक्वल टू हाउ मच मैक्सवेल, ये हमें पता करना है। तो 1 वेबर क्या होता है बच्चों, बेसिकली 1 वेबर होता है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हर चीज का फील मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, ठीक है ना। 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं बच्चों, 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 10⁻4 गॉस, और 2 का पावर 2 क्या हो गया बच्चों, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस सेम है इसका, 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁸ गॉस, गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल। तो ये क्या हो गया, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, एंड 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, +8 इधर आके -8, 10⁻8 वेबर, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है, फिर से रिवाइज करो, बार बार जाके इसको बार बार देखो, जब तक देखो कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लो, हो गया। तो ये सारी चीजें थी इसकी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन जो चीज आपको हमेशा से कंफ्यूज करती है वो चीज आएगी अभी, ठीक है। अब एक चीज आप इमेजिन करो, सपोज, सपोज क्या, इफ, इफ क्या होता है, इफ
बी या मैग्नेटिक लाइंस, इफ मैग्नेटिक लाइंस आर not perpendicular to if magnetic lines are not perpendicular to coil, अगर कॉइल को मैग्नेटिक लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा एक कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अब आप कहोगे सर 11th में तो हमने पढ़ा था कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। अब एरिया जो होता है ना बच्चों, एरिया प्लेन होता है कुछ इस तरह से, एरिया क्या होता है, प्लेन। अगर आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। अब परपेंडिकुलर दो तरह से होता है, इसको अगर आप एरिया लोगे तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो आप आपके हिसाब से ले सकते हो। आप जिधर से देख रहे हो, अगर ये कॉइल को आप इधर से देख रहे हो ना, तो इधर से आप एरिया वेक्टर लोगे। अगर आपको उधर से देख रहे हो, उसको उधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एरिया वेक्टर लोगे। नॉर्मली दिस एरिया वेक्टर इज टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, अभी परपेंडिकुलर के लिए ड्रॉ करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, कॉइल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, मतलब इमेजिन करो कॉइल ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसे हमने ड्रॉ किया, ऐसी है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इधर आएगा। ठीक है, इमेजिन करो कॉइल कुछ ऐसी है, तो इसका एरिया वेक्टर दो तरफ आ सकता है, एक तो अपवर्ड या एक तो डाउनवर्ड। ये है आपका एरिया वेक्टर, ये है आपका एरिया वेक्टर। बेसिक बेसिक चीजें समझो बच्चों, इसका एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, एरिया वेक्टर, इट डिपेंड्स। ठीक है ना, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सपोज आपका कॉइल कुछ इस तरह से है, तो इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आपका ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। आप इधर भी काट सकते, इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, ये भी आपका क्या है, एरिया वेक्टर। जिधर से आप देख रहे हो वो ले लो, या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले लो। तो एरिया वेक्टर क्या है, अ वेक्टर ड्रॉन। अब ये डेफिनेशन आपको याद करनी है क्या, नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता फिजिक्स नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, अ वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज एरिया वेक्टर। पॉज करके नोट कर लो, दिस इज ऑल अबाउट एरिया वेक्टर। ठीक है ना, ये पहली चीज आपको समझनी है, इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। अब दूसरा बच्चों एक चीज याद रखो इसमें, और दूसरी बेसिक चीज, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के दो स्पेशल डायरेक्शन होते हैं बच्चों, एक होता है परपेंडिकुलर डायरेक्टेड, इनवर्ड, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर डायरेक्टेड, आउटवर्ड। अब इस डायरेक्शन के दो बेसिक इंपॉर्टेंट सिंबल होते हैं। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस और सर्कल से। ठीक है, या क्रॉस मार लो नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्टेड आउटवर्ड है, तो उसको हम डॉट से ड्रॉ करेंगे, या उस पर कई बार सर्कल आ जाता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड मतलब इमेजिन करो ये कुछ इस तरह से, तो डायरेक्टेड इनवर्ड, इन द प्लेन ऑफ पेपर। और आउटवर्ड मतलब ऐसा, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड आपको क्या दिख रहा है, पॉइंट, इसलिए यहाँ पर क्या ड्रॉ करते हैं, पॉइंट। और इनवर्ड अगर आप लोगे तो आपको क्रॉस दिखेगा। ये कहां से आया, इसके दो लॉजिक बताए जाते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग होते हैं। एक बुक पढ़ा था मैंने, उसमें एक रीजन ये था कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो आखिरी डब्बा होता है, उस डब्बे के पीछे क्रॉस लिखा हुआ होता है। तो ट्रेन उधर जा रही है, हम उसको देख रहे हैं, ट्रेन उधर जा रही है, तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। या फिर आप स्क्रू का एग्जांपल ले लो, स्क्रू, जो स्क्रू होता है, स्क्रू के पीछे क्रॉस होता है, तो अगर आप ऐसा करोगे उसको, तो अंदर जाएगा। अगर अंदर जाएगा तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टेड इनवर्ड। और स्क्रू को अगर उल्टा पकड़ोगे आप, तो आपको उसका डॉट दिखेगा बारीक। तो डायरेक्टेड आउटवर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। ठीक है, पॉज करके ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब मैं आता हूं, एक पॉइंट हमारा रहेगा, उस पे हम उसके बाद इस पर हम आएंगे। तो एक चीज आप याद रखो, सिंपल सी चीज है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन डिटरमाइन करेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स के डायमेंशन पता करने से पहले हम क्या करते हैं, फोर्स के डायमेंशन आपको याद होना जरूरी है। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, L1 M1 T-2। अब इतना तो आपको पता होना जरूरी है, आप 12th में आ गए हो, आपके फोर्स के डायमेंशन आपको याद होना जरूरी है, उतने भी बेसिक में हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, L1 M1 T-2, इसके डायमेंशन हमेशा याद होने चाहिए। और एक चीज याद रखो, अगर वायर में से करंट आई पास हो रहा है,
एक वायर है, इसमें से करंट I पास हो रहा है, इस वायर की लेंथ है L और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे फोर्स एक्ट होता है। ये किस चैप्टर में है? ओरिएस्टेड वाले चैप्टर में है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। चूहे का बिल होता है ना, वैसे याद रखो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अभी इसके डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वहां से उठाया हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ इतना याद रखो, F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक इंडक्शन, I मतलब उसमें से करंट कितना जाएगा, L मतलब लेंथ ऑफ दैट वायर, और थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L, B एंड N, लेंथ वेक्टर एंड B। I तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो देखेंगे हम बाद में। लेकिन एक चीज याद रखो, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? ये मैग्नेटिक फील्ड। किस पर? ये करंट कैरिंग वायर पे। अब क्यों प्रोड्यूस करता है थोड़ा सा बताता हूं मैं। ओरिएस्टेड ने क्या कहा कि वायर में से करंट जाएगा तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और हमने कुछ मैग्नेट रखे हैं ऐसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जिसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को क्या करेगा? अट्रैक्ट। आप कहोगे सर ये तो वायर है ना, मैग्नेट नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, ओरिएस्टेड ने क्या कहा, वायर में करंट जाएगा तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये मैग्नेट, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्ट या रिपेल किससे करेंगे? फोर्स से। वो फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशन भी नहीं होता, ठीक है। तो F कितना होगा? बिल। तो B कितना हो जाएगा बच्चों? B हो जाएगा F डिवाइडेड बाय I इंटू L। इसको सब्जेक्ट कर दो, F डिवाइड बाय I इंटू L। ये क्यों किया हमने? बिकॉज हमें फाई के डायमेंशन पता करने थे। तो फाई होता है B इंटू ए, B इंटू ए। तो फाई के डायमेंशन मतलब B के डायमेंशन इंटू एरिया के डायमेंशन। तो B के डायमेंशन मीन्स किसके डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन ऑफ लेंथ। और एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। तो एक एक लेंथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अभी फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? फोर्स के डायमेंशन होते हैं L1 M1 T टू द पावर -2। लेंथ के डायमेंशन क्या होते हैं? L1, एक लेंथ बचा ना ऊपर, डिवाइड बाय करंट के डायमेंशन क्या होते हैं? I1 लिखते हैं किसी बुक में, किसी बुक में A लिखते हैं, A1, A1 मींस एम्पियर, या किसी बुक में I भी होता है, I मींस करंट। तो ये क्या बन गया बच्चों? 1 + 1 2। तो ये बन गया L2 M1 T-2 A-1। ए मींस करंट, एम्पियर का है वो, या फिर इसे I भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया बच्चों हमारा फाई। तो अब यहां से फाई का एक यूनिट ये भी बनता है बच्चों, फ्लक्स का एक यूनिट ये भी बनता है। फोर्स किस में मेजर करते हैं? फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। और करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर, ठीक है। न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये भी यूनिट होता है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। पॉज करके उसे अच्छे से नोट कर लो। हो गया। चलो अब हमारे फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं हम, कि अगर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, उस टाइम क्या होगा, एक चीज याद रखो, एरिया वेक्टर तो आपको समझ गया, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर दो चीजें आपको समझ गई। इमेजिन करो आपकी कॉइल कुछ इस तरह से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है बी। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हम मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करते हैं ना। इमेजिन करो इधर नॉर्थ पोल है, दिखा देता हूं मैं आपको समझने के लिए, और इधर साउथ पोल है जो कि इनविजिबल है, हिडन है, आपको दिख रही है सारी चीजें, ठीक है। चलो इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है बच्चों, ठीक है। तो इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, फ्रॉम डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अब देखो बच्चों, कॉइल का प्लेन कुछ इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे, इसका एरिया वेक्टर लेंगे। तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसे परपेंडिकुलर, दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है कॉइल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इमेजिन करो हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर आपका इधर है, ठीक है ना, इधर से वो ऑब्जर्व कर रहा है इन द फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी कॉइल है, तो इधर आपका एरिया वेक्टर होगा। तो अब ए और बी में एंगल कितना आ गया? थीटा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। एरिया इज एरिया वेक्टर, एंड व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया, एरिया के प्लेन को। अब ये प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा।
ये प्लेन है बच्चों, ये एक प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। तो ये प्लेन का ये जो ऐसा प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से, ये एंगल आ गया इसमें का थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, बी, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, वेक्टर बी के दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, एक कंपोनेंट उसे हम कहेंगे बी कॉस थीटा, ये वेक्टर बी या बी कॉस थीटा कहिए इसे, बी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट ये इस तरह का है ना, ये बी हो गया, ये एक कंपोनेंट इधर आ गया, और दूसरा कंपोनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये होगा बी साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जब आपका कुछ इस तरह का वेक्टर होता था, ये वेक्टर होता था, तो आप इसके दो कंपोनेंट करते थे मैकेनिक्स में, ठीक है ना। अगर ये यन है, ये थीटा है, तो आप जो एडजेसेंट साइड होती है वो कॉस थीटा होता है, ये आपका यन कॉस थीटा होता था, ये आपका यन साइन थीटा होता था, ठीक है। और अगर समझो ये यन है, ये यन है, और एंगल अगर आप ये लेते थे, ये लेते थे थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाता था, यन कॉस थीटा। थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, और ये क्या होता था, यन साइन थीटा, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक है, किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट करने आते हैं हमें, जो कि दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं उसे, यन कॉस थीटा और यन साइन थीटा। अब एक चीज याद करो, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन इमेजिन करो, ठीक है, इसे वेक्टर कह देता हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन इमेजिन करो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हम वही लाइन मेजर करते हैं जो लाइन कॉइल से परपेंडिकुलर पास होते हैं। कॉइल के पैरेलली अगर कोई लाइन पास होंगे तो वो इमेजिन करेंगे क्या हम, वो इमेजिन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इमेजिन करो, इमेजिन करो, यहां पर एक खिड़की है, विंडो है, विंडो, अंदर आग लगी है, फायर है अंदर, ठीक है, आग लगी है। अब हमें अंदर क्या करना है, मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट है, इसका लॉजिकली कोई सेंस नहीं है, सिर्फ हिंट बता रहा हूं मैं आपको। अब इसको हमें क्या करना है, वो आग बुझानी है, आग बुझानी है। विंडो इस तरह से, इस प्लेन में है विंडो। अब मैं क्या कर रहा हूं, फायर ब्रिगेड को बुलाया मैंने, वो क्या कर रहे हैं, पानी ऐसा डाल रहे हैं, ऐसा पोर कर रहे हैं। तो पानी क्या हो रहा है बच्चों, सारा पानी इधर जा रहा है, वो खिड़की में जा रहा है क्या, नहीं। तो आग बुझेगी क्या वो, नहीं। ऐसे काम करेगा क्या वो, नहीं। तो अगर आपको आग बुझानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस विंडो में इस तरह से पानी पोर करना पड़ेगा, तो पूरा पानी अंदर जाएगा और ये आग बुझ जाएगी। अगर आप क्या करोगे, इसको एंगल्ड वाटर थ्रो करोगे, ये विंडो है इस तरह का, अगर इसको एंगल्ड वाटर थ्रो करोगे तब भी उसमें पूरा वाटर जाएगा क्या, नहीं। कुछ वाटर क्या होगा, अंदर जाएगा, उसका जो ये जो इस तरह का है, इसका जो ये कंपोनेंट होगा, इतना वाटर अंदर जाएगा, और इतना ये जो अलोंग द है वो बाहर चला जाएगा, वो हम मेजर करेंगे क्या, नहीं। वैसे ही ये जो कंपोनेंट है इसका ए, इंक्लाइंड करने के बाद, सॉरी, ये जो इसका कंपोनेंट है बी, इंक्लाइंड है, इस विंडो से ये जो वाटरफॉल है ये इंक्लाइंड है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट अंदर जाएगा, बी कॉस थीटा, और बी साइन थीटा अलोंग द सरफेस है, वो इंटर होगा क्या, उससे पास होगा क्या, पास नहीं होगा। तो ये कंपोनेंट हम मैग्नेटिक फ्लक्स से मेजर नहीं करते। इस तरह से समझ लो, या सिंपल समझ लो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिटरमाइन करते वक्त जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर चाहिए, किससे, प्लेन ऑफ द कॉइल से। तो अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू ए। अब फाई कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो इसलिए हमने इसके सर पे के वेक्टर लिया क्या, नहीं। अब इसे मैं कैसे लिखता हूं, b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। लेकिन बच्चों b वेक्टर है, a वेक्टर है, अब कुछ याद आ रहा है, इसे हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, वेक्टर b डॉट वेक्टर a। डॉट प्रोडक्ट किससे सॉल्व होता है, कॉस से, और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, व्हाई, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो स्केलर होता है। तो फाई का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया बच्चों, वो कुछ इस तरह से बन गया, फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और ये कैसा सॉल्व होगा, बी ए कॉस थीटा। अब इसके हेड पे एरो है बिकॉज इट इज अ वेक्टर, लेकिन इसके हेड पे गलती से भी एरो मत लिखो, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पढ़ा है हमने। तो फाई का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, फटाफट इसके केसेस देखेंगे हम। हो गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं बच्चों, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या है बच्चों, देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा क्या है बच्चों, थीटा इज एंगल बिटवीन, यहां पर लिख देता हूं मैं, थीटा इज एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बहुत आपको डिस्टर्ब करता है बच्चों, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी
एंड वेक्टर ए, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में का एंगल क्या होता है बच्चों, थीटा होता है। ठीक है, अब देखो थीटा 0 है, मींस क्या बच्चों, सपोज आपकी ये कॉइल है, सपोज दिस इज द कॉइल, ये आपकी कॉइल है, तो इसका जो बी है, ये बी की डायरेक्शन ये है कुछ इस तरह से, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। अब इसका एरिया वेक्टर भी कुछ इस तरह से होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो अब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो सेम वाले में एंगल कितना होगा, 0। तो अब इसमें फाई कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो क्या होगा बी ए कॉस 0, तो कॉस 0 कितना होता है बच्चों, 1। अब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल में जाइए, लेक्चर से अच्छे से देख लीजिए, तो ये क्या आ गया बी इंटू ए, ये फाई कितना आ गया इसका, बी इंटू ए, तो ये क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसकी एनालॉजी भी बताऊंगा अभी 2 मिनट में, फाई कितना होता है, मैक्सिमम होता है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, अगर थीटा क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री, थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो सिचुएशन क्या होगी देख लो, ये कॉइल है आपकी, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। अब यहां पर मत ड्रॉ कर देना एरिया को, सर एरिया को नहीं, वैसे नहीं होता, उसको प्लेन को परपेंडिकुलर, उसका प्लेन कुछ इस तरह से, उसको परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। तो दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है बच्चों, 0, तो ये सभी 0 हो जाएगा, तो ये फाई क्या होगा बच्चों, मिनिमम, दिस इज मिनिमम फाई। अब सिंपल देखो बच्चों, हमने अभी फायर ब्रिगेड का एग्जांपल लिया था, इमेजिन करो ये आपकी खिड़की है कुछ इस तरह से, तो आपकी बेस्ट केस पॉसिबल क्या होगी, आपको वाटर ऐसे पोर करना होगा अंदर, अगर आप ऐसे वाटर डालोगे तो पूरा वाटर अंदर से पास होगा, थ्रू एंड थ्रू पास होगा, तो आप ये थ्रू एंड थ्रू मैक्सिमम पास हो रहा है, जब क्या है, अब ये आपको परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, ये ऐसा आप वाटर डाल रहे हो, तो एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 0। अगर आप वाटर ऐसे डालोगे, खिड़की कुछ इस तरह से वाटर ऐसे डालोगे, तो वाटर तो इधर चला जाएगा ना, खिड़की में पास होगा क्या, नहीं, तो वो केस क्या है, ये मिनिमम वाली। ठीक है, अब तीसरी केस क्या होती है बच्चों, केस 3, यहां पर लिख देता हूं मैं, केस 3, ये तो बहुत डेंजर केस होती है, केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब खिड़की इधर है, आग इधर लगी है, वो खिड़की के सामने ऐसे ठहर रहा है और ऐसे आगे पानी डाल रहा है, वो अंदर का आदमी कितना मारेगा इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो थीटा कितना होगा 180। तो सिचुएशन क्या होगी बच्चों, कुछ इस तरह का आपका प्लेन होगा, ये आपका एरिया वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर, और बी की डायरेक्शन इधर ले लेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो फाई कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 डिग्री। अब सबको पता है कॉस का ऑब्ट्यूस निगेटिव होता है, कॉस 180 इज -1। अब ये चीजें अगर आपको नहीं पता तो जाइए मैथमेटिकल टूल्स में, बढ़िया से लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री पे, वो देख लीजिए, बी ए इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब यहाँ का जो निगेटिव डायरेक्शन है ना बच्चों, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी और ए की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किस तरह से, वो डायरेक्शन है अपोजिट, दैट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये सारी चीजें हो गई अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, दीज आर ऑल थिंग्स अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक बार टाइम देख लेता हूं मैं, चलो बढ़िया टाइम, अभी हमारे पास 22 मिनट्स है और हमें सॉल्व करने हैं लगभग 10 प्रॉब्लम, 22 मिनट में 10 प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, ट्राई करते हैं कि पूरे प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन के लिए आपको ये शीट फेसबुक के लिंक पे से लेना पड़ेगा, फेसबुक पे लिंक मैंने डाल दिए, वहां पे जाइए, बढ़िया से पेज है हमारा कोटा पैटर्न साइंस वाला, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, एरिया है इसका 0.06 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस प्लेस इंक्लाइन टू द मैग्नेटिक फील्ड, बी है 1.2 टेस्ला, ठीक है, विथ प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, प्लेन कितना एंगल कर रहा है 30 डिग्री, तो आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। फिर आप क्या करोगे, आप करोगे सर हमें पता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अब यहाँ पर बी कितना है सर, बी है 1.2, एरिया है 0.06 और थीटा है सर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, अगर आप ऐसे करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर आप क्या करना है सर, तो बच्चों थीटा क्या होता है, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहां पर प्लेन का एंगल दिया है ना, मतलब क्या सर, इमेजिन करो ये आपकी कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, प्लेन ऑफ कॉइल, इसका जो प्लेन है, इसका जो प्लेन है, ये यहाँ डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसका प्लेन क्या कर रहा है, इसके साथ किसने का एंगल कर रहा है 30 डिग्री का।
कितने का एंगल कर रहा है 30 डिग्री का। लेकिन हमारा जो थीटा होता है वो ये होता है क्या बच्चों, नहीं, हमारा जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो ये कॉइल के एरिया को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। तो हमारा थीटा ये है। तो थीटा एक्चुअली कितना होगा, 30 होगा क्या, नहीं, कोई भी बता सकता है थीटा होगा 60 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 30 डिग्री। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा आपको, थीटा रखना पड़ेगा 60 डिग्री। व्हाई, बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉट प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का 30 डिग्री एंगल है। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1.2 इंटू 0.06 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 0 2 6, ये हो जाएगा 36। तो आई थिंक ये आएगा 0.036 वेबर। फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर। चलो जल्दी जल्दी पॉज करके नोट करो, हो गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 2, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, टेंशन मत लो। अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर की हम 100 150 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिर्फ आप फॉलो करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ये लूप है बच्चों, ये प्लेन है ऐसा, इसको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। एक चीज याद रखो, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, नॉट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड वेक्टर बी। ऐसा करके अगर आप 90 डिग्री ले लोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। आपका जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर ए, नॉर्मली वेक्टर ए हम बी के डायरेक्शन में लेते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम बी के डायरेक्शन में लेंगे। तो ये 90 होगा क्या थीटा, नहीं, यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा इज 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिया है कॉइल को, लेकिन एंगल कितना होगा 0, क्यों, बिकॉज थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वेक्टर ए क्या होता है, उसे परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों डायरेक्शन सेम होगा। थीटा कितना होगा 0। लूप ऑफ एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, चलो कम ऑन। और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.2 टेस्ला। ये सारे क्वेश्चन हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे, फेसबुक के लिंक पे चले जाइए आप। आपको बता पाइए फाई कितना होगा। तो फाई कितना होगा बच्चों, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कितना यहाँ पर 0 नॉट 90, वहां परपेंडिकुलर दिया लेकिन 0 आएगा। कॉस 0 कितना होता है बच्चों 1, तो ये कितना हो जाएगा बी, बी कितना है, बी कितना है 0.2 और एरिया कितना है 0.1, तो 0.1 की वजह से हो जाएगा 0.02 वेबर। अब इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए यार, 0.01 वेबर। पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया, चलो ठीक है। अब बच्चों आपको स्केलर प्रोडक्ट आना चाहिए, वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर जो चैप्टर होता है ना उसका स्केलर प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता तो फील द फिजिक्स इस प्लेलिस्ट पर जाइए, या तो मैंने वहां पर स्केलर प्रोडक्ट पे एक बढ़िया सा लेक्चर डाल दिया है या मैं डाल दूंगा, वो लेक्चर आपको देखना जरूरी है। आता है तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थर्ड वन बच्चों, थर्ड वन क्या कहता है, अब जिसे स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता उसको ये प्रॉब्लम नहीं समझेगा, ठीक है। एरिया वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है उसने, एरिया वेक्टर कितना है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 3 वेक्टर के। ये आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। और वेक्टर बी दिया हुआ है उसने, वेक्टर बी की वैल्यू है बच्चों 0.3 वेक्टर जे, इस तरह से। और ये है टेस्ला में, ये है मीटर स्क्वायर में, मतलब सब ऐसा यूनिट है। आपसे पूछा है फाई कितना होगा, सिंपल है बच्चों, फाई इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो सिंपल से बता देता हूं मैं आपको, अगर वेक्टर ए कुछ इस तरह से है, ए एक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे प्लस ए जेड वेक्टर के, और वेक्टर बी कुछ इस तरह से है, बी एक्स वेक्टर आई प्लस बी वाई वेक्टर जे प्लस बी जेड वेक्टर के, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज कंसेप्ट ऑफ 11th। ओके, स्केलर होता है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का एक डिजिट आ जाएगा, ठीक है। या तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, बी डॉट ए। अब यहां पर तो सिर्फ जे है बच्चों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0i प्लस 0.3j प्लस 0 वेक्टर के, ठीक है। ये 0i 0j ऐड कर दिया मैंने, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू 0.3 क्या हो जाएगा 1.5 प्लस माइनस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा -0, तो इसका आंसर आएगा 1.5 वेबर। पॉज करके नोट करो, फिनिश, चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4।
पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, अच्छे से देख लो, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहता है, बी की वैल्यू दी है बच्चों, वेक्टर बी दिया हुआ है आपको 4i माइनस के, 4i माइनस के, और आपसे क्या कहा है, एक कॉइल है जिसका एरिया है 0.1 मीटर स्क्वायर। अब इसके साथ आई भी नहीं दिया, जे भी नहीं दिया, के भी नहीं दिया, लेकिन क्या दिया, दिस कॉइल लाइज इन XY प्लेन, ये कॉइल किस में है, XY प्लेन में है, तो आपको फाई डिटरमाइन करना है। अब क्या करोगे, देखो बच्चों, ये होता है हमारे XY Z तीन एक्सिस, सपोज दिस इज X, सपोज दिस इज Y एंड सपोज दिस इज Z। अब कॉइल अगर इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर एक तो अपवर्ड होगा, एक तो डाउनवर्ड होगा, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। अब यक्स पे जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, वाई पे जो होता है वो होता है जे, और जेड पे क्या होता है के। अगर सर हमने नीचे ले लिया तो माइनस के, ऊपर प्लस के तो नीचे माइनस के, सामने आए तो पीछे माइनस आए, इधर वाई तो इधर माइनस जे, समझ रहे हो। और जब तीन एक्सिस होते हैं तो किसी को भी यक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी झड़ कहेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा 0.1, और डायरेक्शन कौन सी, अपवर्ड, तो अपवर्ड क्या करेंगे हम, वेक्टर के। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, 0i प्लस 0j प्लस 0.1 वेक्टर के। तो अभी फाई क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो बी यहां पर है। अब यहां पर जे नहीं है ना बच्चों, इसको क्या लिखूंगा मैं, 4i प्लस 0j माइनस वेक्टर के। बेसिक बेसिक चीजें, जे नहीं था इसलिए 0 ऐड कर दिया। 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस -1 इंटू, साइन के साथ लेना पड़ेगा, -1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, -0.1। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -0.1 वेबर। ठीक है, चलो पॉज करके सॉल्व कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करेंगी। बच्चों देखो क्या होता है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले लो, इस पे अगर आप वायर को ऐसे वाउंड कर दोगे और इसमें से करंट पास करोगे, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा बच्चों, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या होता है, सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड। और अगर ऐसा हम इसमें करंट पास करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बहुत अच्छे से है ये, तो अगर हम इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप इनसाइड पॉइंट लोगे, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, तो उसकी वैल्यू होती है बी इनसाइड, बी इनसाइड होती है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एस आई यूनिट। ठीक है, एक कांस्टेंट होती है, जैसा कैपिटल जी होता है, इप्सिलॉन नॉट होता है, वैसे म्यू नॉट, इसे हम परमियाबिलिटी कहते हैं। अब इस पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। म्यू नॉट एक कांस्टेंट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये एन जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ मैं कंसीडर कर लेता हूं यल, और ये टोटल जो टर्न्स है ना बच्चों, ये टोटल टर्न्स क्या है, कैपिटल एन, ये है टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स, और ये यल क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों क्या बचा, आई, आई मतलब उसमें से आप कितना करंट पास कर रहे हो, ये हो जाता है आपका आई। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्रोड्यूस होती है। और जो एंड का पॉइंट होता है ना, ये एक्सिस के एंड का पॉइंट, तो इसमें से आधी फील्ड माइनस हो जाएगी। अब आप ये पॉइंट लोगे तो इधर भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, इधर भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, लेकिन अगर आप एंड का पॉइंट लोगे तो इनसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट है, आउटसाइड है क्या, नहीं। एंड का पॉइंट लोगे, इनसाइड मैग्नेटिक इफेक्ट है, आउटसाइड है क्या, नहीं। तो जितना अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड, उससे आधी मैग्नेटिक फील्ड एंड पे होती है। तो एंड पे कितनी होती है, 1/2 म्यू नॉट एन आई। इधर के एंड पे भी कितनी होती है, 1/2 म्यू नॉट एन आई। लेकिन सेंटर पे या किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। अब प्रॉब्लम क्या कहता है, फिफ्थ प्रॉब्लम, ये कहता है अ सोलेनॉइड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। कुछ इस तरह का सोलेनॉइड है आपका, देख लो, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस तरह का सोलेनॉइड है, इसकी जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है ये क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब इस पे वायर वाउंड है, वो मैं नहीं बताऊंगा, डायग्राम हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी।
हैज लेंथ एंड 250 टर्न्स, टोटल टर्न्स कैपिटल है ना, टोटल टर्न्स कितने हैं उसके 250 टर्न्स है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी डायमीटर हो गई, ठीक है। अब इसमें से करंट जो पास हो रहा है, वायर से हम जो करंट इंटर करते हैं, ये करंट है 15 एम्पियर। कितना है बच्चों 15 एम्पियर करंट पास हो रहा है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कॉइल कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द एक्सिस एट द सेंटर, ठीक है। तो एक कॉइल हमने कुछ इस तरह से कंसीडर की, इस तरह से कंसीडर की, और इसका जो रेडियस है बच्चों, ये रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से फ्लक्स कितना पास होगा, तो इसमें से जो फ्लक्स होता है ना बच्चों, आई थिंक ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अच्छा, ये फ्लक्स किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से पास होता है, ऐसे इस तरह से पास होता है, ठीक है ना। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, आउटसाइड बहुत कम फील्ड होते हैं, बहुत कम फील्ड होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड होती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइंस पास होते हैं, कुछ इस तरह से। इसे इतनी मैग्नेटिक, आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड हम अप्रोक्सीमेटली कितनी लेते हैं 0। और इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जो अंदर के पॉइंट होते हैं उसका फॉर्मूला ये है, और जो एंड के पॉइंट होते हैं उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो हमें पता करना है यहां पर। अब ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, दिस इज पॉइंट विच इज इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड वाला पॉइंट है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाई, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब कॉस थीटा क्यों नहीं लिख रहे हो सर, अब देख लो, ये जो एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर लोगे आप, इधर आ जाएगा एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। ये डायरेक्शन बी की है, ये एरिया वेक्टर की है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो बी ए कॉस थीटा मतलब बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो कितना आ गया बी ए। अब बी कितना होता है म्यू नॉट एन आई, ये देख लो म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब देख लो म्यू नॉट, अब एन कितना होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, म्यू नॉट एन आई, ये होगा बी। और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है आर कौन सा रखोगे, ये कंसेप्ट है बच्चों। अगर आप आर ये रख दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैग्नेटिक लाइंस कितने एरिया में से पास हो रहे हैं, सिर्फ इतने। ये एरिया में लाइंस है क्या, नहीं। तो आपको रेडियस कौन सी रखनी पड़ेगी, इसकी रेडियस रखनी पड़ेगी। ये अगर आप रेडियस रख दोगे तो ये दी क्यों है सर, फिर कंफ्यूज करने के लिए, समझ गया। तो ये रेडियस आप नहीं रख सकते, तो आपको रेडियस ये रखनी पड़ेगी। लेकिन दी क्या है डायमीटर, तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी कैपिटल आर, सॉरी ये हमने स्मॉल आर ली। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। कोई और चैप्टर का कंसेप्ट था इसलिए इसमें देर लग गई हमें। तो म्यू जीरो की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 250, 250 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर करेंगे हम 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, -2 से मल्टीप्लाई करें तो मीटर हो जाता है। और आई कितना, और इसके साथ क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आई, आई कितना है 15 एम्पियर, आई है 15 एम्पियर दिया हुआ है, इनटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई का पाई रहने दो, इनटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ये आर लेना है, ये आर नहीं लेना है, दिस इज द कंसेप्ट। इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4। ये दिख रहा है क्या आपको सारी चीजें, चलो टाइम हो रहा है हमारा, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 10 टू द पावर -4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो बच्चों, यू आर वेरी गुड इन कैलकुलेशन, अच्छे से कैलकुलेट कर लो। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली, इसके अप्रोक्सीमेटली आएगा 29.6 इंटू 10 टू द पावर -6 वेबर। कैलकुलेशन कर लो आप प्लीज, ओके, पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, तो दिस इज अबाउट फिफ्थ प्रॉब्लम। अब लेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 6। तो 6 प्रॉब्लम क्या कहता है बच्चों, देख लो। A coil of n turns, area A is placed in a uniform transverse magnetic field B, ठीक है। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से कॉइल रखी हुई है आपकी, और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है, मींस परपेंडिकुलर है, या हम क्या करते हैं, ओके ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसका डायमीटर है, दिस इज हिज डायमीटर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कॉइल से, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, ये डायमीटर है इसकी कॉइल की, ओके। इफ इट टर्न्स थ्रू 180 डिग्री, अब हमने क्या, अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, ऐसे होगा, दिस इज इट्स एरिया वेक्टर। अब हमने क्या किया, ये जो कॉइल थी ऐसी, इसको अलोंग द डायमीटर रोटेट किया, रोटेट किया तो ये ऐसे हो जाएगी, समझ रहा है आपको, रोटेट किया तो ये कॉइल कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब कॉइल को आप अगर ऐसे रोटेट करोगे तो ये जो एरिया था कुछ इस तरह से हो जाएगा 180 डिग्री से, मतलब आफ्टर रोटेशन कॉइल तो ऐसे ही रहेगी लेकिन एरिया वेक्टर उसका नीचे आ जाएगा,
दिस इज एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर है, ठीक है, ये डायमीटर। तो ये जो कॉइल इस तरह से थी, इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया 180 डिग्री से। तो हमें क्या पूछा, ये सब हमने रोटेट किया, रोटेट किया कितने सेकंड में रोटेट किया, हमने ये रोटेट किया 2 सेकंड में। तो हमें पूछा है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये क्या है, ठीक है। तो हमें पता करना होगा डी फाई क्या होगा बच्चों, फाई 2 माइनस फाई 1। अब 2 क्या है, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। तो फाई 2 क्या होगा, B2A2 cos थीटा 2 माइनस B1A1 cos थीटा 1, ठीक है। अब ये कॉइल का एरिया और बी चेंज हुआ क्या, नहीं, तो ये क्या होगा BA। अब सेकंड केस में थीटा कितना है बच्चों, यहां पर थीटा है 180 डिग्री, समझ रहा है आपको, बी ऊपर है ए नीचे है, बी ऊपर है ए नीचे है, ऊपर नीचे में एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया cos 180 डिग्री माइनस B1 बी है, बी चेंज नहीं हुआ, एरिया चेंज नहीं हुआ, और cos 0 है बच्चों। देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो थीटा कितना है 0। तो cos 180 होता है -1, cos 0 होता है 1। तो ये हो गया माइनस बी ए, तो ये क्या हो गया -2BA। बट दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर नहीं है आपका। आपको क्या पूछा है कि आपसे पूछा है ऐसे कितने टर्न्स है, यन टर्न्स, कितने टर्न्स है यन। तो एक का इतना हुआ तो यन टर्न्स का कितना होगा, इसको यन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर यन टर्न्स ऐसे कितने टर्न्स है यन, तो फॉर यन टर्न्स डी फाई कितना आ जाएगा माइनस यन इंटू 2BA। लेकिन हमें डी फाई नहीं पता करना, डी फाई बाई डी टी, तो टाइम कितना है 2 सेकंड, टाइम कितना है 2 सेकंड। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, डी फाई कितना है -2n बी ए डिवाइडेड बाई 2 कैंसल -NBA, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया। अभी प्रॉब्लम नंबर 7 हम सॉल्व कर लेंगे, जल्दी जल्दी लिख लो बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 7 प्रॉब्लम क्या कहता है, एक स्क्वायर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। एक स्क्वायर है, देख लो कुछ इस तरह से एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, और इसके जो नाम है वो कुछ इस तरह से बच्चों, नाम है ABCD, ठीक है, और क्या है EFGH, और ये इसकी साइड क्या है, ये क्यूब है बच्चों, क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये क्या है क्यूब, दिस इज क्यूब ऑफ साइड A, इसकी लेंथ कितनी है A। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से कब होगी, इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा। तो आपसे क्या कहा है, हर फेज से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, इस तरह का क्यूब होगा, तो इस फेज से और इसी फेज से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, ठीक है ना। मतलब देख लो बच्चों, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कौन सा फेज, ए बी सी डी क्या होगा BA cos थीटा। अब इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, एरिया वेक्टर इधर आएगा, तो बी भी इधर है, ए भी इधर है, तो थीटा कितना होगा 0, थीटा 0, cos 0 कितना होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा B इंटू ए। अब इस फेस का एरिया कितना होगा बच्चों, क्यूब का फेस क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर। अब हम करेंगे फाई फाई कौन सा EFGH, फाई EFGH। अब EFGH के लिए, अब ABCD के लिए आप यहां ठहरे थे, ऑब्जर्वर यहां पर था, अब EFGH के लिए ऑब्जर्वर यहां होगा। तो ऑब्जर्वर अगर यहां होगा, बी की डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। मतलब ये आपका फेस है, इस तरह से आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, दोनों का एंगल कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। तो फ्लक्स कितना होगा BA cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, और एरिया इस फेस का भी कितना होगा ए स्क्वायर, वो भी स्क्वायर होगा ना, तो BA स्क्वायर इंटू -1, तो ये क्या होगा -BA स्क्वायर, ठीक है। और बाकी सभी फेस में से रिमेनिंग ऑल फेस सभी फेस में से फ्लक्स कितना होगा 0। ऑब्वियस है ना, ये स्क्वायर ऐसा है, इसमें से पास हो रहा है, इधर से निकल रहा है,
तो इस फेस में कुछ है क्या? नहीं। ऊपर वाले फेस में कुछ है क्या? नहीं। नीचे वाले फेस में कुछ है क्या? नहीं। राइट साइड के वो दीवार के फेस में कुछ है क्या? नहीं। इस दीवार में कुछ है क्या? नहीं। सिर्फ इसमें से पास हो रहा है और इधर से आ रहा है। ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं। तो बाकी सब फेस में से फ्लक्स कितना होगा? 0। अब नेट पूछा नहीं है, फिर भी बता देता हूं। नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स कितना होगा? सबका एडिशन। तो इंटर हो रहा है बी ए स्क्वायर, सॉरी इंटर हो रहा है माइनस बी ए स्क्वायर और बाहर जा रहा है प्लस बी ए स्क्वायर। तो नेट कितना होगा? 0। नेट फ्लक्स कितना होगा? 0। समझ गया? चलो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है, तो यहां पर हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। जल्दी मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। एक प्रॉब्लम हमारा रहेगा, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, अगले लेक्चर में हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्लो लेंगे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।